हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा, हमने इससे लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था। उसमें केमिकल बॉन्ड और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके थे। हमने कहा था कि एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है। तो उसके लिए पहला था कि टेंडेंसी टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात ऑक्टेट कंप्लीट। इसका मतलब हर एटम अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। और एक था एनर्जी। तो एनर्जी वाला तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें फर्स्ट टेंडेंसी टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट कंप्लीट। तो हमारा पहला आता है, इसमें सेकंड है ऑक्टेट रूल। अगर ऑक्टेट रूल की बात करूं मैं, तो बेटा ऑक्टेट रूल जो था गिवन बाय लुइस एंड कोसेल। दो साइंटिस्ट थे, लुइस और कोसेल। तो लुइस और कोसेल ने इसको गिवन किया था, और इसको गिवन करने की वजह से हम इसको कोसेल लुइस ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। तो अब हम यहां से डिस्कस करेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल किसने गिवन किया? लुइस और कोसेल ने। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोसेल लुइस ऑक्टेट रूल। क्या होता है ऑक्टेट रूल का मतलब? ऑक्टेट रूल का मतलब यह है कि बेटा आपका एवरी एटम, आपका हर एटम जो है वो अपने आउटर मोस्ट सेल में या अपने जो वैलेंसी सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन करता है। उस 8 इलेक्ट्रॉन के लिए या तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा या फिर वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। कहने का मतलब एटम जो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वाया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यही हमारा क्या है बेटा? ऑक्टेट रूल। तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखिएगा क्या है। एवरी एटम्स कंबाइन विद ईच अदर आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हर एटम जो होता है वो एक दूसरे से कंबाइन होता है आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं इसको ऐसा कह दूं लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है बेटा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बेटा? आयनिक बॉन्ड। तो या तो वो आयनिक बॉन्ड से होगा, या फिर अगर हम बात करें और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दो टाइप की होती है। एक तो होता है इक्वल शेयरिंग और एक होता है बेटा अनइक्वल शेयरिंग। अगर इक्वल शेयरिंग होगा तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोविलेंट, और अगर अनइक्वल शेयरिंग होगी तो बेटा ऐसी कंडीशन पर जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका मतलब या तो कोविलेंट बॉन्ड बनाएगा या फिर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एवरी एटम कंबाइन विद ईच अदर आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक और बाय टू कंप्लीट its outermost cell with 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात ऑक्टेट कंप्लीट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एटम जो होता है वो आयनिक बॉन्ड या कोविलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करता है, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो बताओ अगर मैं यहां से लिखूं ऑक्टेट रूल, तो ऑक्टेट रूल क्या है? तो ऑक्टेट रूल को समझने के लिए आप देखिएगा, ये ऑक्सीजन है। आप देखिएगा बेटा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहता हूँ वाटर का। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन में ले रहा हूँ और एक हाइड्रोजन इधर बना देता हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगा और ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल 8 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसने अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर लिए? 8 इलेक्ट्रॉन। और यही चीज आपका क्या कहलाता है बेटा? ऑक्टेट रूल कहलाता है। तो कहने का मतलब हर एटम की टेंडेंसी होती है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। और 8 इलेक्ट्रॉन होने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। तो क्या बन गई डेफिनेशन
तो डेफिनेशन बन गई टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अचीव tendency of atom to achieve at electron in their outermost shell is known as octet rule। तो कहने का मतलब किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन करना, वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्टेट रूल कहलाएगा। तो इसी के साथ ही ऑक्टेट रूल के बारे में इसका डेफिनेशन हो गया और इसका पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब यहां से मैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करता हूं। तो आप देखिएगा बेटा कुछ की पॉइंट्स है इसके रिलेटेड। उसमें से सबसे पहला की पॉइंट हमारा यह है कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन, ये सब वो हैं जो आपके ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करते। डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, अर्थात ये सभी ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करते। आप देखो बेटा इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो लिथियम 3 पर है एंड बेरिलियम 4 पर है। तो लिथियम और जो बेरिलियम है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अपने जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करते हैं, और इनका नियरेस्ट नोबल गैस है बेटा हीलियम। इन सबके अगर नियरेस्ट नोबल गैस की मैं बात करूं तो हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2। तो ध्यान रखना हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान ये सभी ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करेंगे। इनमें से लिथियम और बेरिलियम तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके नियरेस्ट नोबल गैस अर्थात हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करके डुप्लेट पूरा करते हैं। तो लिथियम और बेरिलियम जो है उसके लिए लिख रहा हूं मैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं एंड ऑब्टेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान रखना लिथियम और बेरिलियम जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करते हैं, लाइक हीलियम। और हीलियम का मतलब हो गया बेटा डुप्लेट, अर्थात यहां पर इनका डुप्लेट पूरा होगा। जैसे इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s² 2s1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके हीलियम बना लेता है। तो कहने का मतलब लिथियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके Li+ की फॉर्म में आ जाएगा, और Li+ की फॉर्म का मतलब हो गया नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम, अर्थात अपना डुप्लेट पूरा करता है। ऐसे ही बेरिलियम की मैं बात करूं तो देखो बेटा बेरिलियम 4 पर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s² 2s²। अब आप देखो इसके पास नोबल गैस से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। कहने का मतलब बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके Be+2 बनाएगा, जो कि किसके सिमिलर है, हीलियम के सिमिलर है। अब आती है बात किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर 1 है, तो बेटा ये लॉस नहीं करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, हीलियम का। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे हाइड्रोजन गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड ऑब्टेन हीलियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम के सिमिलर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डुप्लेट। तो इसके अंदर भी डुप्लेट हो जाता है, अर्थात देखो हाइड्रोजन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके H- बन जाएगा, और H- बनते ही इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s², जो किसके सिमिलर है, हीलियम के सिमिलर है। तो ध्यान रखना बेटा हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान कभी भी ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करते। इसमें से लिथियम और बेरिलियम
इलेक्ट्रॉन का लॉस करके हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि आपका एक ऑक्टेट कैसे कैसे कंप्लीट हो सकता है। हालांकि इसके बारे में मैंने बता दिया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर भी इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं। तो समराइज क्या है वो देखिएगा, ऑक्टेट में बी कंप्लीट, अर्थात एक आपका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा। तो ऑक्टेट में बी कंप्लीट दो टाइप से होगा। पहला है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलेंगे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। और इसके अंदर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बेटा एग्जाम्पल में आपका हो गया NaCl, CaCl2, MgO। ये वो कंपाउंड है जो आयनिक है और इन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। सेकंड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड है बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना। और बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी मैंने कहा था टू टाइप की होती है। एक होता है इक्वल शेयरिंग और एक होती है बेटा अनइक्वल शेयरिंग। अगर इक्वल शेयरिंग होती है तो उसको बोलते हैं कोविलेंट बॉन्ड, और बेटा अगर अनइक्वल शेयरिंग होती है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक हो गया आपका कोविलेंट बॉन्ड, एक हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोविलेंट बॉन्ड में एग्जांपल की बात करें तो सिंपल है O2 N2 Cl2। और कोऑर्डिनेट में बात करूं तो जैसे अमोनिया है, अमोनिया बेस है और जब इसकी प्रोटॉन के साथ करेंगे तो ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। ऐसे ही देखो अमोनिया बेस है, जब इसका BF3 लुईस एसिड के साथ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आपका एक कंपाउंड जो है या एक मॉलिक्यूल जो है, सॉरी एक जो एटम है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब हम यहां से डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। बेटा ऑक्टेट रूल के कौन कौन से एक्सेप्शन है, अर्थात वो मॉलिक्यूल जो ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करते, अर्थात जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इसके अंदर भी हम क्लास करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आपका जो है, तो सबसे पहला हो गया बेटा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट से मतलब हो गया जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। इसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट, अर्थात ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर कम होंगे तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, अर्थात जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसका मतलब हम लिखेंगे लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात यहाँ पर आपका जो सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर मेरे लिए पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ सेंट्रल एटम, अर्थात आपका जो भी सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तो इनको हम बोलते हैं बेटा हाइपोवेलेंट। क्या बोलते हैं, हाइपोवेलेंट स्पीशीज या हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल। हाइपोवेलेंट, हाइपो का मतलब हो गया बेटा कम और वेलेंट का मतलब हो गया वैलेंसी, अर्थात जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं उनको हम हाइपोवेलेंट बोलते हैं। और इनके अंदर जनरली अगर हम बात करें तो वो आते हैं हैलाइड ऑफ ग्रुप 13 या थर्ड ए या ग्रुप 13 के जो हैलाइड्स होते हैं वो बेटा हाइपोवेलेंट है और वो सब आपके इनकम्प्लीट ऑक्टेट का फॉलो करते हैं।
इसमें भी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप देखिएगा ग्रुप नंबर 13 के अंदर है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं इसके अंदर आपका BX3 बोरोन के साथ। अब देखो यहाँ पर X क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी मिथाइल हो सकता है, OH हो सकता है, इनमें से कुछ भी हम रख सकते हैं। ये सब आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जैसे एग्जांपल समझा दूं मैं, ये बोरोन है, आपको पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और इस पर आपको कितने एक्स जोड़ने हैं बेटा, 3x जोड़ने हैं। तो अब आप जरा देखो, जब इसे 3x कंबाइन होंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 2 2 ओनली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इसी में सेकंड आ जाएगा बोरोन के बाद में बेटा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में भी X3, जहां पर X बराबर, यहाँ फ्लोरीन नहीं होगा, ध्यान दे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, OH कोई भी हो सकता है। और बेटा इन सबके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और बेटा ये जितने भी आपने कंपाउंड बनाए हैं, ये सब आपके कौन से कंपाउंड है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड है, जो क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। इन सब के अंदर क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वाया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बट मैंने इसमें एक्स में फ्लोरीन नहीं लिखा, तो ध्यान रखना Al+3 और 3F माइनस, अर्थात अगर मैं Al3 की बात करूं तो वो कोविलेंट नहीं बेटा, वो आयनिक होता है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का En बहुत ज्यादा है और एल्यूमिनियम मेटल्स है, इसलिए इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो आपकी आयनिक होगी। और अगर हम बात करें नेक्स्ट नंबर 3, तो नंबर 3 में मैं ले लेता हूं बेटा बेरिलियम, जो कि ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करता, तो BeX2। जहां पर मैं एक्स की वैल्यू की बात करूं तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कोई भी H हो सकता है और कोई भी मिथाइल हो सकता है। अब आप देखो इसके आउटर मोस्ट शेल की बात करूं तो बेटा बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और जब ये कंबाइंड होगा X से तो यहाँ पर हमारे पास 2x लगेंगे, और अगर 2x लगेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो आप जरा देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसका भी आउटर मोस्ट कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब ये भी आपकी किसका पार्ट है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का पार्ट है। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ से, तो यहाँ से एग्जांपल में आता है बेटा आपका Ga गैलियम और CH3 इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो HgCl2 इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। तो ये वो कंपाउंड है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सभी आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होने की वजह से इन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा, लुईस एसिड भी बोलते हैं। इसी के साथ आपका ये सेक्शन का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से सेकेंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब डिस्कस करेंगे यहाँ से सेकेंड एक्सेप्शन। तो सेकेंड एक्सेप्शन में आपका आता है इलेक्ट्रॉन रिचर कंपाउंड, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, या इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, अर्थात ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा रखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा वो आपके इससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, जबकि ये इलेक्ट्रॉन अफिशिएंट है। स्पीशीज या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं इनको। अभी देखो हमने लिखा था इससे पहले वाले जो थे उनके पास लेस देन 8 थे, इनके पास मोर देन 8 होंगे। तो यहां पर लिखा जाएगा क्या, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल ऑफ सेंट्रल एटम, अर्थात आपका जो सेंट्रल एटम होता है उसके अंदर हमेशा मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हटा सकते हो। अब आप देखो इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइपर हो गए,
इसलिए इनको बोलते हैं बेटा हाइपर वैलेंट स्पीसीज। इससे पहले वालों को हाइपो बोला था, वो कम थे, ये ज्यादा है, तो इनको हाइपर वैलेंट स्पीसीज बोलेंगे। और अगर हाइपर वैलेंट स्पीसीज के अंदर में अगर आगे बात करना चाहूं तो बेटा इसके अंदर आपके जनरली आते हैं हैलाइड ऑफ ग्रुप 15, 16, 17 और 18। ग्रुप 15, 16, 17, 18 के जो हैलाइड्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब आप देखो, पहले डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 में आपका एग्जांपल आता है PCl5। आप देखिएगा PCl5 में फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। इस पर 5 क्लोरीन जोड़ने बेटा, 1 2 3 4 5। तो बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। अर्थात 5 फास्फोरस के 5 क्लोरीन के तो 10 हो गए। आप देखिएगा इसका आउटर मोस्ट शेल में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। बट अगर मैं इसमें ही मैं PCl3 की बात करूं तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आ जाएगा ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 में मैं बात करूं तो बेटा सबसे पहला आपका SF4। SF4 में देखिएगा सल्फर है। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस पर 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4। तो बेटा S के पास 6 है, 4 फ्लोरीन के हैं, तो बताओ टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसा ही एक और एग्जांपल ले रहा हूं, SF6। आप बताओ इसके पास कितने होंगे? तो बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं और 6 ही फ्लोरीन है, तो बताओ टोटल कितने हो गए? 12। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 12 हो गए। बट अगर मैं बात करूं किसकी? SF2 की, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आ जाइएगा ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 में मैं बात करूं तो सबसे पहला एग्जांपल है IF7। आप देखिएगा IF7 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बेटा आयोडीन है। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 है, 7 फ्लोरीन है, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन, अर्थात मोर देन 8 हो गए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल हो गया BrF3 का और नेक्स्ट हो गया BrF5 का। आप देखो ब्रोमीन के पास 7 है, 3 फ्लोरीन के हैं, तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 10 हो गए। ऐसे आप देखो ब्रोमीन के पास 7 है, फ्लोरीन के पास 5 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो ICl5 और यहां पर हो जाएगा ICl3। इसके अंदर भी 10 हो जाएंगे और इसके अंदर 12 हो जाएंगे। अब आता है ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 वैसे तो बेटा इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये कंबाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्टेट रूल इसी पर बेस है। बट फिर भी कुछ आपके नोबल गैस ऐसी हैं जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर कुछ कंपाउंड बनाती है, और ये आपके ऑक्टेट रूल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि ऑक्टेट रूल बेस्ड अपॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस है। बट फिर भी कुछ नोबल गैस ऐसी है जैसे जिनोन है, क्रिप्टोन है, जो कि कंपाउंड बनाती है। तो अगर ग्रुप 18 में मैं बात करूं तो आप देखिएगा XeF4, XeF6, SeOF4, ये सब वो जिनोन के कंपाउंड है जिनके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा है, क्योंकि जिनोन के पास खुद के पास 8 है। 8 प्लस 4 कितने हो गए बेटा? 12। यहाँ देखो 8 प्लस 6 कितने हो गए बेटा? 14। और यहाँ पर भी कितने हो गए बेटा? 14। तो इन सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन सबको हम एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट भी बोलते हैं। इसी के साथ आपका सेकंड भी कंप्लीट होता है। आप डिस्कस करेंगे यहाँ से नंबर 3। नंबर 3 में आता है बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल या स्पीसीज जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब मैं इनके लिए क्या कहूंगा? तो मैं इनके लिए कहूंगा कि इनका जो सेंट्रल एटम है, इनका जो सेंट्रल एटम है बेटा, उस सेंट्रल एटम के अंदर अनपेयर या ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके लिए लिखा जाएगा क्या? सेंट्रल एटम हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इनके सेंट्रल एटम पर क्या होगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बेटा क्या होगा? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
इसके अंदर भी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल NO, उसके बाद में आता है बेटा NO2 और उसके बाद में आता है ClO2। ये सब आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। आप देखिएगा NO में मैं बात करूं तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन में 6 है। तो आप देखो ऑक्सीजन में 6 है तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होगा और इसके पास ये हो जाएंगे। तो देखो आप ऑक्सीजन के पास तो 8 हो गए, बट अगर नाइट्रोजन के पास मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के पास 4, 2, 6 और 7। तो नाइट्रोजन के पास 7 है, ऑक्सीजन के पास 8 है। टोटल कितने हो गए बेटा? 15 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके पास टोटल ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही NO2 में देखिएगा, NO2 में भी अगर मैं बात करूं तो देखिएगा सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन लेटरल एटम है X। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने? 6। तो ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए बेटा? 6। नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5। तो ये नाइट्रोजन के पास 5 हो गए। अब आप देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4, 4, 8 और ये 1, अर्थात इसके आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अर्थात इसके पास अभी भी ओड नंबर इलेक्ट्रॉन है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। तो ये भी आपके ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट देखिएगा बेटा ClO2। ClO2 में भी यही होगा। आप देखिएगा सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस पर 2 ऑक्सीजन ऐड करने, ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड होगा ये। अब आप देखो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब आप देखिएगा अगर मैं क्लोरीन के पास यहाँ से बात करूं 4, 4, 8, 2, 10 और 1, अर्थात इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 11 है। अर्थात यहाँ पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड है। तो ये आपके ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये सब भी आपके ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करती। हाँ, इसके अंदर एक पॉइंट रह गया, वो भी मैं क्लियर कर दूं कि बेटा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या एक्सपेंशन जो ऑक्टेट वाले होते हैं, केवल वही स्पीसीज होती है जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिख लीजिएगा आप लोग, वैकेंट डी ऑर्बिटल कंटेन एलिमेंट। अर्थात जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वही हमेशा इलेक्ट्रॉन रिचर कंपाउंड वाला या एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट का फॉलो करते हैं। और ऐसे एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा? तो ये होते हैं आपके आफ्टर थर्ड पीरियड, आफ्टर थर्ड पीरियड या फिर थर्ड पीरियड। या तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा या फिर बेटा आफ्टर थर्ड पीरियड एलिमेंट होगा। क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है उसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और आफ्टर थर्ड पीरियड के बाद जितने भी एलिमेंट है उन सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और वो सब अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, इसके अंदर ये कंडीशन कंपलसरी है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ साथ वो एलिमेंट आपका या वो जो सेंट्रल एटम है या तो थर्ड पीरियड का हो या फिर वो आफ्टर थर्ड पीरियड का हो। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट नंबर पॉइंट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे 4 नंबर का सेक्शन। तो नंबर 4, और नंबर 4 में आता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अर्थात स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है H2P6 और D10। अर्थात वो कैटाइन जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी आपके लुईस ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर हम क्या पॉइंट लिखेंगे? कैटाइन विच हैव 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देखिएगा इसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है ग्रुप नंबर 11 Cu+ और Ag+। उसके बाद में आता है बेटा ग्रुप नंबर 12 Zn+2 और Cd+2। उसके बाद में आता है बेटा ग्रुप नंबर 13 Ga+3। और उसके बाद आता है बेटा ग्रुप नंबर 14 Sn4 और Pb+4। ये वो कैटाइन है जिनके आउटर मोस्ट शेल में
18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला कॉपर, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², तो यहाँ पर 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। अब आप देखो कॉपर से Cu प्लस का जब फॉर्म होगा तो यहाँ से इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और इसके वैलेंसी शेल में 3s2, 3p6 और 3d5 ये रह जाएंगे। अर्थात अगर इसके मैं वैलेंसी शेल में बात करूं तो यहाँ से यहाँ पर 10 आएगा, तो इसके वैलेंसी शेल में देखो आपके पास 3s2, 3p6 और 3d10 होंगे। बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा ही Ag में होगा। अब आ जाएगा जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही होगा, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d10, 4s² आएगा यहाँ। और जब इसको हम Zn+2 की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से S से चला गया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में रह गया 3s2, 3p और 3d10। आप बताइएगा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? वही आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा ही मैं बात करूं किसका? गैलियम का। तो आप देखिएगा गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d10 और उसके बाद में 4p1 होगा। यहाँ से +3 है तो 2s से और एक पी से चला जाएगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या रह जाएगा? तो इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो 3s2, 3p6 और 3d10 अर्थात वही टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये सब वो कैटायन है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये सब स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है और ये सब भी आपके ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करते क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में आता है नंबर 5। नंबर 5 में आता है बेटा आपका ट्रांसिजन मेटल आयन। और ट्रांसिजन मेटल आयन से मतलब हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट किसको छोड़कर? ग्रुप 12 को छोड़कर, क्योंकि ग्रुप 12 के एलिमेंट को हम ट्रांसिजन एलिमेंट्स नहीं बोलते क्योंकि उनकी आयनिक और एटॉमिक फॉर्म में D10 कंप्लीट होता है। अब अगर ट्रांसिजन मेटल आयन में बात करूं मैं तो इनके जो कैटायन होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से तो मोर होते हैं और 18 से लेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा जाएगा? जैसे यहाँ लिखा था वैसे यहाँ लिखा जाएगा कैटायन which have electron between 9 to 17 in outer most shell, अर्थात जिनके आउटर मोस्ट शेल में 9 से 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो सबसे पहला लिया मैंने टाइटेनियम प्लस का 2। टाइटेनियम +2 का मतलब हो गया ये आपका किसके बाद में लिखा जाएगा? हीलियम, नियोन और आर्गन। तो आर्गन के बाद होगा और आर्गन के बाद में बेटा 4s2 और 3d स्कैंडियम, टाइटेनियम, D2 होगा। अब आप देखो जब यहाँ से ये +2 में आएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 18 और इसके पास कितने हैं? 2 है तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो आप देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 है और ये 2 है तो 8 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट आता है टाइटेनियम के बाद में क्रोमियम +3 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar 4s1 और 3d5 +3 में है। +3 का मतलब एक यहाँ से जाएगा और 2 यहाँ से जाएंगे तो यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा? 3d3 बच जाएगा। 3d3 का मतलब हो गया 8 इसके पास है, 3 इसके पास है तो 8 + 3। बताओ दोनों का सम करेंगे 8 + 3 का तो टोटल कितना हो गया? 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद में आता है बेटा मैग्नीज Mn+2। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऑर्गन 4s2 और 3d5। 2 का मतलब यहाँ से s2 चला गया तो देखो ऑर्गन के कितने होंगे? 8, डी में कितने होंगे? 5, 8 और 5 का ऐड करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 13। ऐसा ही आता है नेक्स्ट बेटा Fe+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, उसके बाद 4s2 और 3d
6 हो जाएगा। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 8 + 6 बताओ कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसा ही एक और लेता हूं Fe+3 में। Fe+3 में भी देखो आप ऑर्गन 4s2 3d6 है, 3 गए तो 1 डी से जाएगा, 2 एस से जाएंगे, तो यहाँ पर 3d5 बच जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 13। तो आप देखिएगा ये सब वो ट्रांजिशन मेटल आयन है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 9 से तो ज्यादा और 17 से लेस है। ये सब भी आपके ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करते। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से ड्रॉबैक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेटा ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल, अर्थात ऑक्टेट रूल का ड्रॉबैक क्या है। तो देखो बेटा सबसे पहला ड्रॉबैक तो यह है कि इसने शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में ये नहीं बता सका। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने ये तो कहा कि हर एटम आपका कंबाइन होकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, बट वो ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबिलिटी ऑब्टेन कर रहा है या एनर्जी के बेस पर ये बात नहीं कर सका। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ये है कि बेटा ये केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस पर डिपेंड था, अर्थात हर एटम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। बट इसका मतलब ये हुआ कि नोबल गैस जो होती है वो कभी किसी के साथ बाइंड नहीं होती। फिर भी हमने देखा कि नोबल गैस के कुछ कंपाउंड होते हैं। तो इसका मतलब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही थी कि नोबल गैस के मतलब केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस पर डिपेंड होने के बाद भी आपके कुछ नोबल गैस के कंपाउंड पॉसिबल है। तो पहला जो ड्रॉबैक लिख रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, इट डज नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन। उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, अर्थात ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बता सका। बस इसने तो केवल ये कहा कि आपके एटम जो होते हैं वो स्टेबिलिटी के लिए शेयरिंग या डोनेटिंग या ट्रांसफर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। दूसरा डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेस पर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को नहीं बता सका। थर्ड है बेटा ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी, अर्थात एनर्जी के अकॉर्डिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है उसके बारे में भी ये नहीं बता सका। नेक्स्ट अगर बात करूं फोर्थ तो बॉन्ड पैरामीटर, इससे हमें बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर से मतलब है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आप नहीं बता सकते, बॉन्ड लेंथ के बारे में आप यहां से नहीं बता सकते। तो यहां से हमें बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इसके बारे में भी पता नहीं चलता। तो केवल लुईस ऑक्टेट रूल तो यह है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके ऑक्टेट पूरा होना। इससे हम न तो स्टेबिलिटी के बारे में पता कर सकते, न शेप के बारे में पता कर सकते, न किसी बॉन्ड पैरामीटर के बारे में पता कर सकते। और बेटा सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक यही था कि ये किस पर बेस्ड था, केमिकल इनर्टनेस पर। तो इट बेस अपॉन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहा था कि ये किस पर बेस्ड था कि आपका कोई भी एटम जो है वो शेयरिंग या ट्रांसफर करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करता है। क्यों? क्योंकि नोबल गैस इनर्टनेस होती है, अर्थात उनके अंदर केमिकल इनर्टनेस, अर्थात वो इनर्टनेस होती है, वो किसी के साथ बाइंडिंग नहीं रखती और वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्टेंस करती है। बट उसके बाद भी आपको पता है कंपाउंड ऑफ नोबल गैस भी हमें ऑब्टेन होते हैं, जैसे जिनोन है, क्रिप्टॉन है। तो इसके बाद यहां से इसका जो ड्रॉबैक है वो है हाउ इवर कंपाउंड्स ऑफ
noble gas are possible such as krypton, xenon। आप देखिएगा ये सब कंपाउंड आपके पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रूल अपने ही कॉन्सेप्ट में फेल हो गया, अर्थात इसने जिस कॉन्सेप्ट को बेस रखकर ये रूल बनाया था उसी रूल का ये कंपाउंड फॉलो नहीं करते, अर्थात जिस रूल को इसने बनाया उसी रूल में ये क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। इसी के साथ ये ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल कंप्लीट होती है। अब हम यहां से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, लुईस सिंबल। लुईस सिंबल्स क्या होते हैं? तो बेटा सिंपल सा है कि लुईस सिंबल का मतलब है कि आपके जो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन है उनका सिंपल रिप्रेजेंटेशन, अर्थात वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना लुईस सिंबल कहलाता है। यह हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना, सिंपल रिप्रेजेंट ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन ऑन एटम्स, अर्थात जो आपका एटम है उस एटम पर वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन का सिंपल रिप्रेजेंट करना, उनका सिंपल रिप्रेजेंट लिखना, उनको ड्रॉ करना। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। आपको बताया लुईस के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन। बेरिलियम के पास 2 होते हैं, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 होते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 होते हैं और नियोन के आउटर मोस्ट सेल में 8 होते हैं। तो ये जो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन है इनका सिंपल रिप्रेजेंटेशन करना क्या कहलाता है, लुईस सिंबल कहलाता है। अब आता है लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अर्थात कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसको लुईस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना। इसके अंदर भी आप ध्यान रखना, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ओनली वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड होते हैं। तो ध्यान दें, ओनली वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इंक्लूड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, केवल वही आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड होते हैं। अब यहां से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो है बेटा लोन पेयर, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब सुना होगा लोन पेयर, और एक टर्म होती है बेटा बॉन्ड पेयर। लोन पेयर को एलपी और बॉन्ड पेयर को बीपी बोलते हैं। लोन पेयर से मतलब है ये आपने जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए हैं उनमें से वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं होते, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं होते उनको बोलते हैं लोन पेयर, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड होते हैं उनको बोलते हैं बेटा बॉन्ड पेयर। तो जो इंक्लूड नहीं होंगे वो लोन पेयर, जो इंक्लूड होंगे वो क्या कहलाएंगे, बॉन्ड पेयर। तो क्या बनेगी डेफिनेशन, वो देखिएगा, दोज वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन which does not take part in bond formation, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करते, उन्हें बोलते हैं लोन पेयर। और दोज वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन विच इंक्लूड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड होंगे वो कहलाएंगे बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं होंगे वो कहलाएंगे लोन पेयर। अब आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहां से लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहां से लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला मैं CH4 मीथेन का ले रहा हूं, बहुत सिंपल है बेटा, ज्यादा टिपिकल नहीं है। आप देखिएगा कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और इसके अराउंड आपको 4 हाइड्रोजन लगाने हैं।
और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो यहाँ से मैं अगर कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन है यही आपका क्या कहलाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है, अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करना। ऐसा ही अब मैं ले रहा हूं किसके अंदर, NH3 अमोनिया। आप हाँ, और एक चीज बता दूं, इसके अंदर आपके सभी बोन पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। अमोनिया में देखो बेटा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 5, इस पर आपको 3 हाइड्रोजन इंक्लूड करने हैं। और अभी हमने कहा था हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 नहीं होते हैं, हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है। तो आप देखिएगा यहाँ से नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में तो 8 हो गए, और ऐसे हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया। अब आप देखो इसके अंदर ये भी बोन पेयर, ये भी बोन पेयर, ये बोन पेयर, एक लोन पेयर। तो इसका मतलब इसमें एक लोन पेयर है और साथ में कितने बोन पेयर है बेटा, 3 बोन पेयर है। नेक्स्ट आ जाएगा H2O वाटर। वाटर में देखिएगा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6। इस पर कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं, 2। और आपको पता है हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, यहाँ भी डुप्लेट पूरा हो गया। और उसके साथ में ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट आप देखो ये बोन पेयर है, ये बोन पेयर है, बट 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पर आपके पास 2 बोन पेयर के साथ में 2 लोन पेयर भी है। अब आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 में देखो बेटा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। किसके साथ कनेक्ट करना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ होगा। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6। तो ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 हो गए। अब आप देखो यहाँ से कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए, और इस ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए। बट आप देखो यहाँ कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर अनपेयर नहीं है, अर्थात यहाँ पर आपके सारे के सारे क्या है बेटा, बोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। ऐसा ही एग्जांपल आता है बेटा SO2 का। आप देखिएगा सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ये 6 हो गए। कितने ऑक्सीजन ऐड करने हैं, 2। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे बेटा, 6। आप देखिएगा यहाँ पर सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और भी ज्यादा हो गए बेटा। आप देखो 4 4 8 2 10 हो गए यहाँ पर। और आप देखिएगा यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब आप देखो बेटा इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन बच गए, इनको बोलते हैं बेटा क्या, लोन पेयर। ऐसे ही आप देखिएगा SO3 का स्ट्रक्चर, वही सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6। कितने ऑक्सीजन ऐड करने, 3 ऑक्सीजन ऐड करने बेटा। कितने ऑक्सीजन ऐड करने बेटा, 3 ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब आप देखिएगा यहां से भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां से भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहां भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। और आप देखिएगा सल्फर के पास ऑक्टेट से ज्यादा हो जाएंगे। ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। और अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मैं बात करूं तो जैसे मुझे बनाना है CaH2 हाइड्रोलिस, तो आपको पता है कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी है। तो आप देखो यहाँ से हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया, और कैल्शियम के पास कितने हो गए, 4 हो गए। और अगर एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर हम और भी डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे मैं लेना चाहता हूं कार्बोनेट CO3 2-। आप देखो CO3 2- में आप कार्बन देखिएगा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं बेटा, 4। 3 ऑक्सीजन में से 2 नेगेटिव है, और एक आपका विदाउट नेगेटिव है। तो जो विदाउट नेगेटिव वाला है वो तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 8। अब आप देखो 2 आपके नेगेटिव चार्ज है, तो आप देखिएगा एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, इसके पास 2 2 और एक नेगेटिव है, और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूं। तो आप देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने होंगे, 8। ऐसे नेक्स्ट ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, और एक नेगेटिव होगा। आप देखिएगा इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट। तो ये सब आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, और हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ आपका ये लुईस
कोसेल ऑक्टेट टूल का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।